सर्वक कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं कुलदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं लेकर के आया हूं आज आपको जो आगामी जो अभी भर्ती चल रही है अपनी प्रेजेंट में पशु परिचर की जो भर्ती है उसमें ब भाग एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन वाला जो असाइनमेंट है वो मैं लेने वाला हूं। उसमें जो सिलेबस आएगा आपका, आज हम पूरे सिलेबस पर क्या चर्चा करने वाले हैं, सिलेबस कैसे आएगा, क्या क्या चीजें हैं उस सिलेबस में, पूरी चीजों को हम डिटेल में शॉर्ट रूप से जानेंगे आज, ठीक है। और हमारे सर्वक कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो आपको क्या करनी है, कमेंट करनी है। उसके बाद में वीडियो में क्या करनी है, कमेंट। उसके बाद में अधिक से अधिक क्या करना है, आपको शेयर करना है, ठीक है। आज करते हैं हम पशु परिचर के भाग ब के सिलेबस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, पशु परिचर में आपका जो ब भाग है एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन वाला भाग जो कितने नंबर का है, टोटल 45 नंबर का। कितने नंबर का है, 45 नंबर का टोटल, ठीक है। टोटल कितने नंबर का आपका, 45 नंबर का, जिसमें हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है, सामान्य ज्ञान। क्या पढ़ना है, पशुओं का सामान्य ज्ञान पढ़ना है। जैसे सामान्य ज्ञान जैसे कि उनकी पशुओं की शब्दावली हो गई, जैसे कि पशु को अपने गांव में बोलते हैं सांड बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उसको अपन एनिमल हस्बेंड्री में क्या बोलते हैं, बुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुल बोलते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि अपनी जो जवान मादा हो गई गाय की, उसको क्या बोलते हैं, हीपर बोलते हैं। तो ऐसी जो सामान्य जानकारियां हैं क्या बोलते हैं, हीपर बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जवान मादा को। जवान मादा को क्या बोलते हैं, हीपर। ऐसी छोटी छोटी सामान्य जानकारियां, उनकी शब्दावली के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, पशु किस आवास में रहना चाहिए, उसकी छोटी छोटी जो भी जानकारी है उनकी हमको सामान्य ज्ञान में पढ़ेंगे। उसके बाद में चलते हैं हमारी जो नस्लें हैं, कौन क्या चीज है, नस्लें, ठीक है। अब देखो अपने यहां पर नस्लें एनबीएजीआर से पंजीकृत नस्लें, जो कि प्रेजेंट में कितनी नस्लें पंजीकृत हैं अपन के एनबीएजीआर में, एनबीएजीआर में टोटल कितनी नस्लें पंजीकृत हैं, 212, ठीक है। 212 नस्लों को क्या है, फुल डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें अपन की गाय की कितनी नस्लें, जैसे गाय की 53 नस्लें हैं अपनी, ठीक है। उसके बाद में अगर भैंस की बात की जाए तो एनबीएजीआर में कितनी भैंस की नस्लें पंजीकृत हैं, 20। उसके बाद में अगर बात की जाए भेड़ की कितनी नस्लें पंजीकृत हैं, तो भेड़ की कितनी नस्लें पंजीकृत हैं, 44। उसके बाद में बात की जाए बकरी की कितनी नस्लें पंजीकृत हैं, तो बकरी की 37। उसके बाद में अगर बात की जाए हंस और याक की कितनी नस्लें पंजीकृत हैं, तो एक एक। कितनी नस्लें पंजीकृत हैं हंस की और याक की, एक एक। उसके बाद में अगर बात की जाए नस्लों में तो घोड़े, घोड़े की कितनी नस्लें, तो गधे सॉरी क्या बोलते हैं, खच्चर और घोड़ों दोनों की नस्लें कितनी पंजीकृत हैं, 7 नस्लें पंजीकृत हैं। उसके बाद में अगर आपसे बात की जाए कुत्ते की कितनी नस्लें पंजीकृत हैं, तो कुत्ते की एनबीएजीआर जो कि करनाल हरियाणा में स्थित है, जिसकी स्थापना 19 जुलाई 1985 को हुई थी। जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे फुल डिटेल में जब पढ़ेंगे। उसके बाद में एनबीएजीआर में अगर बात की जाए कुत्तों की नस्लें तो कितनी है, 3। और अगर आपसे बात की जाए गधों की नस्लें कितनी है, तो गधों की नस्लें में कितनी पंजीकृत है अपन की, 3 नस्लें पंजीकृत है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट आपसे बात की जाए सुअर की कितनी नस्लें पंजीकृत है, तो सुअर की 13 नस्लें पंजीकृत है। उसके बाद अगर आपसे बात की जाए मुर्गियां, मुर्गियों की कितनी नस्लें पंजीकृत है, तो मुर्गियों की कितनी नस्लें पंजीकृत है, 19। कितनी नस्लें पंजीकृत है, 19। एक ट्रिक में सारा याद करवा दूंगा, जुड़ते रहिए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ में। उसके बाद में अगर जैसे आपसे बात की जाए कितनी नस्लें, अगर जैसे आपसे बात कर ली जाए कि ऊंट की कितनी नस्लें हैं, तो ऊंट की देखो अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा किसको पाला जाता है, ऊंटों को। अपने राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट हैं, कितने हैं पूरे, अगर भारत की बात की जाए तो 74.5%। कितने हैं, 74.5% ऊंट कहां पाले जाते हैं, अपने राजस्थान में। अगर भैंस पालने में बात की जाए राजस्थान की स्थिति क्या है, तो भैंस पालने में राजस्थान की स्थिति कौन से नंबर पर है, 2nd नंबर पर है। कौन से नंबर पर है, 2nd नंबर पर। उसके बाद में अगर नस्लों की अपनी एनबीएजीआर जो कि कहां पर स्थित है, करनाल हरियाणा, ठीक है। ये नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 212 अपनी नस्लें पंजीकृत हैं, जिसमें डिटेल से पढ़ेंगे। 53 नस्लें गाय की हैं, 20 किसकी हैं, भैंस की। सभी नस्लों के बारे में डिटेल से जानेंगे। उसके बाद में अगर सिलेबस की नेक्स्ट बात करें तो क्या है, कृत्रिम गर्भाधान। क्या है अपना टॉपिक, कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान में क्या होता है, कृत्रिम गर्भाधान में एआई बोलते हैं, कृत्रिम गर्भाधान को क्या बोलते हैं, एआई बोलते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम जो अपना कृत्रिम गर्भाधान हुआ था ना, किसमें हुआ था, इटली में, कुतिया में हुआ था। किसमें, इटली में, इटली में क्या हुआ था, कुतिया में हुआ था। सर्वप्रथम की अगर बात की जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम गर्भाधान कब हुआ, तो कहां पर हुआ, इटली में हुआ। और किसके ऊपर हुआ, कुतिया के ऊपर हुआ। और गर्भाधान में अगर बात की जाए तो गर्भाधान के कुछ स्ट्रेस चक्र आता है भैंसों में। क्या आता है, स्ट्रेस चक्र, जिसको मध चक्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध चक्र, मध चक्र।
जब मध चक्र की जब स्थिति आती है ना तो क्या करवाया जाता है, गर्भाधान करवाया जाता है। ठीक है, फुल डिटेल में टॉपिक पे बात करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं बंधियाकरण। बंधियाकरण क्या चीज है, देखो बंधियाकरण क्या है, बंधियाकरण, ठीक है, बंधियाकरण क्या चीज है। बंधियाकरण जैसे कि आपने गांव में शब्द सुना होगा नसबंदी, ऐसे उसी प्रकार से क्या होता है, जो अपने जो सांड होते हैं, सांड सांड या फिर क्या बोलते हैं जो भैंस का जो भैंसा होता है, उनकी क्या किया जाता है 8 से 10 सप्ताह में, क्या 8 से 10 सप्ताह में क्या करवा दी जाती है, उनका बंधियाकरण करवा दिया जाता है। ठीक है, बंधियाकरण करने की भी क्या होती है, विधियां होती हैं कुछ। एक होती है बर्डीजो विधि। कौन सी होती है, बर्डीजो विधि। कौन सी विधि होती है, बर्डीजो विधि। इस विधि में क्या होता है, एक यंत्र होता है, यंत्र को लेकर के इसके अंडकोश और जो वृषण होते हैं उनको दबा दिया जाता है। जिससे क्या होता है, जो रक्त रिसाव बंद हो जाता है, रक्त रिसाव बंद हो जाता है, बंद हो जाता है तो क्या होगा, वृषण सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बंधियाकरण में पशु की जो अक्रूर पशु होते हैं ना, उनको मतलब उनके स्वभाव को चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, बंधियाकरण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें, संकर प्रजनन। संकर प्रजनन क्यों किया जाता है, बात आती है संकर प्रजनन क्यों किया जाता है। ठीक है, संकर प्रजनन, नेक्स्ट टॉपिक अपन का संकरण प्रजनन। संकरण प्रजनन इसलिए किया जाता है क्योंकि देखो एक अच्छी से अच्छी नस्ल प्राप्त करने के लिए, जैसे मान के चलिए आपको सुबह भी 17 लीटर दूध चाहिए, शाम को भी 17 लीटर दूध चाहिए, तो एक प्राकृतिक रूप से अगर अपन संकरण करवाएंगे ना तो निश्चित नहीं है। इसलिए क्या संकरण, एक अच्छी क्वालिटी की गाय और अच्छी क्वालिटी के सांड की जरूरत होगी। दोनों के मध्य में जो हम संकरण करवाएंगे ना तो क्या है, अच्छी किस्म की क्या प्राप्त होगी, अपन को नस्ल प्राप्त होगी। जिस नस्ल को क्या बोलते हैं, संकरण नस्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकरण नस्ल बोलते हैं। जैसे कि एक नस्ल है अपन की रेड सिंधी, सॉरी राठी नस्ल है। कौन सी नस्ल है अपन की, राठी नस्ल है, जो किस किसके संकरण से बनी है अपन की, साहिवाल। साहिवाल क्रॉस कौन सी, थारपारकर। कौन सी, थारपारकर। इसमें क्या है, राजस्थान में सबसे ज्यादा रिसर्च किस गाय पे चल रहे हैं, जिस गाय का नाम है राठी। कौन सी नस्ल है अपन की, राठी नस्ल। कौन सी नस्ल अपन की, राठी नस्ल, जिसमें सबसे ज्यादा रिसर्च किसके ऊपर चल रहे हैं। अपने राजस्थान में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा रिसर्च किस गाय पर चल रहे हैं, तो कौन सी गाय अपन की, राठी। फुल डिटेल में टॉपिक पे बात करेंगे। नेक्स्ट आती है दूध दोहन और दूध स्थापन काल क्या होता है। देखो जब जिस दिन से क्या होता है भैंस या गाय अपन की ब्याह जाती है, उसके बाद में उस दिन से लेकर के जब तक कि उसका डाउन कवर, डाउन कवर बोलते हैं शुष्क काल को। किसको बोलते हैं, शुष्क काल को, शुष्क काल को। ठीक है, डाउन कवर किसको बोलते हैं, शुष्क काल को। जब डाउन कवर वह चीज होती है जब गाय लत जाती है। आपने गांव में एक शब्द सुना होगा, गाय का लतना। लतना क्या कहलाता है, शुष्क काल कहलाता है। जिस दिन से गाय ब्याई उस दिन से लेकर के जब गाय ने दूध देना बंद किया तब तक तो क्या हो गया, वो उसका ब्यात हो गया। क्या हो गया, ब्यात हो गया। ठीक है, और अगर शुष्क काल की बात की जाए कि जिस दिन से वो गाय दूध देना बंद किया है और जब तक वो बच्चा देने वाली होती है तब तक के बीच का जो मध्य काल होता है उसको क्या कहते हैं, शुष्क काल कहते हैं, या इसको डाउन कवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउन कवर, डाउन कवर। ठीक है, और उसके बाद में फुल डिटेल में चर्चा टॉपिक पे कर लेंगे। उसके बाद में आती है पशु और कुक्कुट प्रबंधन। ठीक है, कुक्कुट प्रबंधन में जो अपने मुर्गी फार्म हाउस होते हैं, मुर्गियों का लालन पालन कैसे करें, मुर्गियों को कैसी चीज का आहार दें जिससे कि उनको जल्दी से वयस्क हो जाए, मांस उत्पादन अच्छा किया जाए, उसके लिए अपन को कुक्कुट प्रबंधन में पढ़ना है। उसके बाद में जैविक अपशिष्ट का एवं बाह्य परजीवी और रोग। देखो उसके बाद में कुछ रोग होते हैं पशुओं में जिनके रोगों के कारण कुछ पालकों को हानि भी हो जाती है, और लेकिन कुछ को क्या होता है उनका टाइम से अगर हमने इलाज करवा दिया तो क्या होता है पशु को हम बचा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कुछ ऐसी महामारी चल जाती है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आई थी लंपी, गाय में बहुत महामारी फैली हुई थी, उसके कारण बहुत सारी गायें क्या हो गई थी, मर गई थी। तो जो वायरस बीमारी होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके क्या होते हैं, टीकाकरण होते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक ही अपना टीकाकरण क्या होता है। अभी प्रेजेंट में कौन सा टीकाकरण चल रहा है, अभी फरवरी मार्च में अपना एफएमडी का टीका लगता है। किसका लगता है, एफएमडी का, एफएमडी का टीका लगता है। एफएमडी क्या चीज होती है, खुरपका मुंहपका, जिसको क्या बोलते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज। क्या बोलते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज। इसमें क्या होता है, पशु का सर्वप्रथम क्या होता है, पशु के जो खुर होता है ना, खुर में सबसे पहले क्या लगता है, कीड़े से लगते हैं। उसके बाद में क्या होता है, मुंह में क्या हो जाने लग जाते हैं, छाले। और जब पशु के मुंह में छाले उड़ जाने लग जाते हैं, छाले होने के साथ में क्या टपकती है, लार टपकती है। किसके लक्षण है, एफएमडी के। जब रोग पढ़ेंगे बाकी और सारे रोगों के बाद में फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में आता है स्वास्थ्य एवं बीमारियों का पहचान कैसे करें, स्वस्थ पशु की और अस्वस्थ पशु की पहचान क्या है। देखिए स्वस्थ पशु क्या होगा, पूर्ण रूप से जुगाली करेगा। पहली बात तो जुगाली का मतलब जो बौगारना कहते हैं ना गांव में, बौगारना, तो पूर्ण रूप से क्या करेगा, जुगाली करेगा।
और अस्वस्थ पशु क्या होगा, बिल्कुल सुस्त बैठा रहेगा, शून्य साठ सा। तो उससे क्या है, पशु दिखने में ही पता चल जाता है कि पशु आज बीमार है। उसके बाद में दूसरी पहचान क्या करें अगर पशु की, कि पहली बात जो स्वस्थ पशु होता है उसमें क्या होता है कि पशु की जो पशु पेशाब करता है, पेशाब का रंग कैसा होता है, पानी जैसा होता है। लेकिन दूसरी अगर पहचान की बात करें तो पशु का जो पेशाब का रंग होता है ना वो कैसा होता है, हल्का पीला होता है। ठीक है, अगर उसके बाद में पशु की बात करें तो पशु क्या खाना, जो स्वस्थ पशु होता है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, जो सामान्य जो खाना खाता है वो खाना खाता है। लेकिन जो बीमार पशु होता है उसमें क्या होता है, बीमार पशु खाना खाना बंद कर देता है। ठीक है, उसके बाद में पशु की जो पहचान होती है बीमारी वाली, उनके बारे में फुल डिटेल में जान करेंगे। उसके बाद में आता है अपन का टॉपिक भार ढोने वाले पशु। कौन से पशु, भार ढोने वाले। अब भार ढोने वाले अपनी राजस्थान में फेमस नस्ल है गाय की नस्ल। कौन सी नस्ल है, नागौरी नस्ल। नागौरी बैल अपने राजस्थान में सबसे फेमस नस्ल है। और राजस्थान की सबसे भारवाहक नस्ल की बात की जाए तो कौन सी है, भारवाहक नस्ल। भारवाहक नस्ल अपनी कौन सी, नागौरी। कौन सी नस्ल है अपन की, नागौरी। अगर इसी प्रकार में इसी संदर्भ में अगर बात की जाए कि भारत की सबसे भारवाहक नस्ल कौन सी है, तो अमृत महल। कौन सी नस्ल है, अमृत महल। इसी साथ में ये तो कौन सी होगी, भारवाहक। जो भारवाहक क्या चीज होती है, जो ज्यादा वजन लेकर के क्या है, परिवहन करती है या ज्यादा दूर तक वजन ढोने का कार्य करती है। और एक शब्द आता है भारवाही। ये तो कौन सी है, भारवाहक। एक शब्द आता है भारवाही। क्या आता है, भारवाही। दोनों ही शब्द है कौन से हैं, सेम है। दोनों ही शब्द क्या है, सेम है। उसके बाद में एक शब्द और सुना होगा आपने, और नहीं सुना होगा तो आपको सुना देंगे, भारी भरकम शब्द। राजस्थान की सबसे भारी गाय, गाय का नाम है कांकरेज। कौन सी गाय, कांकरेज। कांकरेज, ठीक है। जिसके शरीर की बात करें, शरीर कैसा होता है, बेडोल। और अगर बात की जाए उसके सींगों की, सींग ऐसे होते हैं तगड़े तगड़े उसके सींग। और अगर जैसे उसके शरीर की बात की जाए तो शरीर कैसा होता है, बेडोल, भारी भरकम। भारी भरकम शब्द जहां दिख जाए वहां कौन सी नस्ल आएगी, अपनी कांकरेज नस्ल आएगी। ठीक है, उसके बाद में अगर बात की जाए अपन की वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, पशुओं का जो गोबर होता है, गोबर से क्या प्राप्त करना है अपन को, वर्मी कंपोस्ट खाद, जिसका प्रयोग अपन किसमें कर सकते हैं, कृषि कार्यों में कर सकते हैं। कृषि कार्यों में अपन जो प्रेजेंट में यूरिया वगैरह डालते हैं तो इससे क्या बीमारियां वगैरह बहुत ज्यादा फैलती हैं। लेकिन अगर अपन वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करेंगे, जो कि क्या है, खुद की बनाई हुई खाद होती है, इस खाद का अगर प्रयोग अपन कृषि में करेंगे ना, तो कृषि में दिन दूनी रात चौगुनी क्या होगी, पैदावार होगी। ठीक है, उसके बाद में अगर बात की जाए दूध, मांस एवं अंडों की उपलब्धता, क्या करनी है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपन का दूध। दूध आएगा, दूध का कैसे अपन को बेचना है, दूध को कैसे, अगर अपन को कोई डेयरी फार्म खोलना है तो डेयरी फार्म खोलने के लिए कितने दूध की संग्रहण की अपन को आवश्यकता होगी, कितने ताप पर दूध को गर्म किया जाता है। उसके बाद में आती है मांस उत्पादन वाले पशु कौन कौन से हैं। मांस उत्पादन के लिए बकरियों का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। उसके बाद में अगर बात की जाए अंडों, बात की जाए अंडों की, तो अंडों में क्या होगा, अपन को पोल्ट्री जिसको बोलते हैं ना, मुर्गी, क्या बोलते हैं, पोल्ट्री। क्या बोलते हैं, पोल्ट्री। मुर्गी से सर्वाधिक क्या किए जाते हैं, अंडे उत्पादन किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर बात आती है अपन की प्रति दूध उत्पादकता। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे जो जितने भी अपने राजस्थान में दूध है, दूध का प्रति व्यक्ति कितना दूध आता है। उसके बाद में अगर अपन बात की जाए ऊन कतरन, ऊन कतरन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, ऊन में कौन सा स्थान है, फर्स्ट स्थान है। किसका, राजस्थान का कौन सा स्थान है, ऊन उत्पादन में पहला स्थान है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात की जाए साफ सफाई का महत्व। ठीक है, जब हम पशुपालन का पढ़ते हैं ना तो उसमें साफ सफाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। पशुपालन ही नहीं, कुछ भी चीज कर लो, सब चीज में साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। क्योंकि अगर साफ सफाई पशुओं के पास में नहीं रखोगे तो सीधी सी बात है, संक्रमण वाली बीमारियां फैलेंगी। बीमारियां फैलेंगी तो क्या होगा, पशु बीमार होगा। पशु अगर बीमार हो जाएगा तो क्या होगा, दूध उत्पादकता में कमी हो जाएगी। और दूध उत्पादकता में अगर कमी हो जाएगी तो आपको पीने के लिए दूध नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें गोबर एवं मूत्र। ठीक है, गोबर का कलेक्शन कैसे करें, गोबर का कलेक्शन, गोबर को इकट्ठा कर करके कहां पर अपन को, जो गांव में बोलते हैं ना, घूरा, घूरा लगा देते हैं। मूत्र की व्यवस्था कैसे करें, जब भी अपन आवास स्थान की व्यवस्था करते हैं तो क्या करना चाहिए, अपन को नाली बनानी चाहिए। नाली किधर की साइड में बनानी चाहिए, अधिकतर पूरब की साइड से होके। पूरब की साइड से क्यों बनानी चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम उस पर क्या पड़नी चाहिए, सूर्य की किरण, जिससे क्या होगा, मूत्र नाली में जल्दी से सूख जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर बात की जाए डेयरी विकास की, किसकी बात की जाए, डेयरी विकास की, तो डेयरी विकास में क्या करना है, अपन को सार्वजनिक जांच करनी है कि अपने राजस्थान में कहां से कितना दूध क्वांटिटी में आ रहा है। उसके बाद अगर अपन को डेयरी विकास का क्या महत्व है, प्रति व्यक्ति कितना दूध मिल रहा है, कितना दूध अपन को आना चाहिए, सब चीज के बारे में अपन को किसमें पढ़ेंगे, अपन डेयरी विकास में। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपन की पशुपालन विभाग की जितनी भी योजनाएं चल रही है ना, पहले एक योजना चलती थी गौपालक योजना, ऐसी योजना जो छोटी छोटी योजनाएं ना, उनके बारे में क्या करेंगे अपन, फुल डिटेल से किसमें जानेंगे, सिलेबस में जानेंगे। सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है,
ठीक है। उसके बाद में नंबर वाइज अपन की फर्स्ट क्लास आएगी, किसके ऊपर आएगी, नस्लों के ऊपर आएगी, ठीक है। सभी तैयार हो जाओ, कौन सी क्लास आने वाली है अपनी, नस्लों की क्लास आने वाली है। नस्लों में अपन जानेंगे कौन कौन सी नस्ल 3 प्रकार की होती है गायों की, भारवाहक, दुधारू, द्विकाजी, कौन कौन सी का क्या क्या प्रयोग है। द्विकाजी क्यों बोलते हैं, द्विकाजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका भारवाहक और दूध दोनों में क्या होता है, प्रयोग होता है, इसलिए क्या बोलते हैं उनको द्विकाजी नस्ल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारी पहली क्लास आ जाएगी, सभी जुड़े रहिए हमारे साथ में। और अगर नेक्स्ट बात की जाए तो देखो अभी प्रेजेंट में 3 अप्रैल 2024 को, कब 3 अप्रैल 2024 को बीएसटीसी का कौन सा बैच चालू होने वाला है, सिलेक्शन बैच चालू होने वाला है, जिसमें आपको क्या क्या फैकल्टीज होने वाली हैं। देखो ऑनलाइन के साथ में आपको क्या मिलने वाला है, ऑफलाइन क्लासेस। उसके बाद में क्या है, अपन को हैंड राइटिंग नोट्स मिलने वाले हैं। उसके बाद में डेली प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। और क्या चीजें मिलने वाली है आपको, वीकली टेस्ट सीरीज। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, आपको प्रीवियस ईयर का क्या मिलेगा, कलेक्शन मिलेगा, बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ में। और कहां पर मिलेगा आपको, यूट्यूब चैनल पर। काम कितना मिलेगा, निःशुल्क। और अगर फीस की बात की जाए ऑफलाइन में तो 30% छात्राओं के लिए क्या है, विशेष छूट है। अगर कोचिंग के एड्रेस की बात की जाए तो एड्रेस कहां है हमारा, शेरपुर मेंशन, जगदम्बा मार्केट, हिंडौन सिटी, ठीक है। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। जय श्री राम।